हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग क्लास 10 का विज्ञान का सेट 4 करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग सेट 1, 2 और 3 कर चुके हैं, उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है। तो आज 4 करेंगे। फॉर्मेट आपको पता है। ठीक है। डेढ़ घंटे के लिए ये एग्ज़ाम होगा सेकेंड टर्म में। ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपको टोटल 19 क्वेश्चन है, लेकिन आपको सब नहीं बनाना है। ठीक है। ध्यान देना है आपको कि 19 जो प्रश्न है, तो उसमें जो अति लघु है, तो अति लघु में से कुल 7 क्वेश्चन में आपको 5 बनाना है। जो लघु स्तरीय है उसमें से भी आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, कोई भी 5 बनाना है। और जो दीर्घ है उसमें भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, आपको कोई भी 3 बनाना है। ठीक है। तो पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, और चूँकि पहले भी हम लोग कुछ सेट किए हैं तो कुछ क्वेश्चन जो रिपीट करेगा यानी दोहराएगा ना, मतलब जो पहले आया हुआ है वही अगर दोबारा आएगा तो उसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। और जो आपको याद है उसको भी अपने से पहले प्रयास कीजिएगा, तो आपका इस तरीके से जो है थोड़ा दिमाग भी बढ़ेगा, थोड़ा क्रिएटिव भी होंगे। ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, बोलता है कि ओम के नियम के आधार पर, ठीक है, विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। ठीक है। और 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम इसका उत्तर लिख दे रहे हैं ना, पहला का उत्तर। ठीक है। आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, हालांकि आप उत्तर आपको आता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखिए, ओम के नियमानुसार क्या होता है, जो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। ठीक है। चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। ठीक है। इस विभवांतर को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, भी से दर्शाते हैं। क्या होता है, ठीक है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, आई के क्या होता है, के समानुपाती होता है ना, होता है। ऐसे लिखिएगा। अर्थात क्या मतलब है, अर्थात ये कि भी समानुपाती होता है धारा आई का, और समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, भी बराबर आई आर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है, बोलता है 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ठीक है। तो 1 एम्पियर क्या होता है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग भी को 1 वोल्ट कर देंगे और आर को कितना कर देंगे, आर को कर देंगे 1 जो है ओम, तो क्या हो जाएगा, मेरा धारा जो है वो 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। ये एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि हमारा क्या होता है, धारा बराबर होता है आवेश बटा का समय, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्या होता है, चूंकि आई बराबर यानी धारा बराबर क्या होता है, आवेश, ठीक है, बटा का समय होता है। ठीक है। यानी Q बाई टाइम होता है ना। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 1 सेकंड में, अगर हम इसको 1 सेकंड कर दें, ठीक है, अगर हम इसको ले लें 1 कूलाम, इसको क्या ले लें, इसको ले लें हम 1 सेकंड। ठीक है। तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अतः क्या बोलेंगे, ठीक है, किसी चालक में 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में 1 कूलाम, 1 सेकंड में कितना, 1 कूलाम आवेश, ठीक है, प्रवाहित होता है या प्रवाह होती है। ठीक है। यहाँ आगे में ऐसे कर दीजिए, किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह होता है। ठीक है। तो इसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है। तो ऐसे लिखिएगा 1 एम्पियर का। यहाँ आगे में जब कर दीजिएगा ना, जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह होता है। ठीक है। तो इसे
1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, मतलब 1 एम्पियर का मतलब ये है कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह करेगा। ठीक है ना, यहाँ से दिख गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए है कि किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप पहले भी पढ़े हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, तो ये बढ़ेगा, अगर लंबाई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रतिरोधकता क्या होता है, ये चालक तार के लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो दूसरा का उत्तर देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिखिएगा दूसरा का उत्तर। ठीक है, क्या कि है ना, चालक की लंबाई बढ़ाने, ठीक है, चालक की लंबाई बढ़ाने अथवा घटाने से, चालक की लंबाई बढ़ाने अथवा घटाने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा, क्रमशः बढ़ अथवा घट जाएगा। ठीक है, क्रमशः बढ़ अथवा घट जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर बढ़ाइएगा लंबाई को तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और घटाइएगा तो क्या होगा, प्रतिरोध भी घट जाएगा। ठीक है, जबकि प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे लिखना है। ठीक है, क्लियर है? तो आसान है। देखिए, आपको पता है कि जो प्रतिरोधकता होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, यानी सोना है कि चांदी है कि लोहा है। ठीक है, लेकिन प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर देंगे, काफ़ी आसान आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है हम लोगों का, वो है कि अमलगम किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, अमलगम। तो अमलगम क्या होता है, मिश्र धातु होता है। ठीक है, जिसमें पारा भी मौजूद रहता है। ठीक है, तो इसका उत्तर ऐसे लिखिएगा, तीसरा का उत्तर कैसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसा मिश्र धातु, ठीक है, मतलब मिला हुआ, ठीक है, मेटालॉइड्स जो होता है, जिसमें एक धातु क्या लिया जाता है, पारा लिया जाता है। ठीक है, पारा होता है। हाँ, ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक धातु क्या होता है, पारा होता है, क्या कहते हैं उसे, अमलगम कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आसान सा आंसर था, इसी तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि इथीन का आणविक सूत्र ये होता है, इसमें कौन कौन सा सह संयोजिक बंध है, यानी कौन कौन सा बंधन है इसमें। ठीक है, देखिए इसका उत्तर ऐसे लिखिएगा, चौथा का बहुत आसान है, जानते होंगे आप कि C2H4 कैसा दिखता है। देखिए इसको अगर आप खींचिएगा तो ऐसा दिखेगा, H बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर H और फिर यहाँ पे H। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें कार्बन के बीच में द्विबंध है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि पहला C और C, ठीक है, कार्बन के बीच क्या है, द्विबंध है ना, डबल बॉन्ड है, देख रहे हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अच्छा, और दूसरा ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, यानी C और H एटम के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी आपका एकल बंध है। ठीक है, तो बहुत आसान है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है, यानी अलग अलग जो जीव में जो डिफरेंस होता है उससे क्या फ़ायदा है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में जो अलग अलग वेरिएशन होता है उसका क्या फ़ायदा है। तो देखिए थोड़ा जल्दी लिखने के लिए, ठीक है, इस सबको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जो मेरा PDF है लिखा हुआ वहाँ से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो क्वेश्चन आ रहा है उसका उत्तर कैसे हम लोग देंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम यहाँ से आपको दिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, क्या है, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है। ठीक है, तो देखिए जैव विविधता परितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिकी संतुलन को बरकरार रखती है। ठीक है,
तो देखिए जो जीवों में जो विविधता है, यानी जो है अलग अलग जो वेरिएशन है, वो क्या करता है, परितंत्र को स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। और जो पारिस्थितिक है उसको क्या करता है, संतुलन रखता है, ठीक है, यानी सिस्टम को संतुलित रखता है, ठीक है। पौधे तथा जंतु एक दूसरे के साथ खाद्य श्रृंखला द्वारा तथा खाद्य जाल द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है ना। खाद्य जाल, हाँ खाद्य जाल जानते हैं, जैसे खाद्य जाल किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक जो है उसको खा रहा है तो फिर दूसरा उससे अपना खाना ले रहा है, तो तीसरा उससे अपना खाना ले रहा है ना। जितना भी तरह का जीव जंतु है सब एक दूसरे पे निर्भर है। तो पौधे तथा जंतु एक दूसरे से क्या है, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल द्वारा जुड़े रहते हैं। एक प्रजाति की विलुप्ति दूसरे के जीवन को प्रभावित करती है, यानी कोई एक प्रजाति अगर मेरा विलुप्त हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा प्रजाति है वो भी क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। जैसे देखिए अब आपको हम बताए थे, मान लीजिए कि जैसे देख रहे हैं कि जंगल धीरे धीरे पूरा खत्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जो है धीरे धीरे जो जंगली जानवर है वो भी विलुप्त होता जा रहा है, उसको खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्या होता है, मरते जा रहा है ना। तो ये इसका ऐसे आंसर लिखेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, समवृत्ति अंग किसे कहते हैं, ठीक है, समवृत्ति अंग, हाँ ऐसा क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर लिखे हैं कि ऐसे अंग जो संरचना में अलग अलग होते हैं पर उनका कार्य एक ही होता है, उसे क्या कहते हैं, समवृत्ति अंग कहते हैं, ठीक है। यानी क्या होगा, वो देखने में आपको एक जैसा लगेगा लेकिन उसका काम अलग अलग है। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, पक्षी का पंख और कीट का पंख, देखिएगा तो दोनों का पंख होता है, लेकिन पक्षी का पंख काफ़ी उड़ने में काम आता है, कीट का पंख से कीट क्या है, अपना बैलेंस बनाता है, ठीक है। तो एक ही जैसा है लेकिन काम अलग अलग है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या है कि 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दें जो ये बताते हों कि आप पर्यावरण मित्र हैं, ठीक है। मतलब कि आप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है वो आपसे बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कैसे आप बताइएगा, आप में कोई ऐसा खूबी है तो उसको लिखिए, तो नहीं है तो होना चाहिए, ठीक है। ऐसे देखिए इस तरह का एक ठो खूबी लिखा हुआ है कि भाई मैं जो है बाजार जाते समय खुद अपने साथ थैला लेकर जाता हूँ और प्लास्टिक के उपयोग से बचता हूँ, ठीक है। प्लास्टिक एक अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है, इसका विघटन नहीं होता है और यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। क्या है, नुकसानदायक, ठीक है। तो देखिए अगर थैली लेके कोई चलता है तो बहुत अच्छा हैबिट है उसका, कि प्लास्टिक आप जान रहे हैं कि ज़्यादा यूज होता है, ना ये सड़ता है ना गलता है, बल्कि क्या करता है, सिर्फ प्रदूषित करता है हवा को, पानी को, ठीक है, जानवर को, ठीक है, सबको लिए ये नुकसानदायक है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्या है। अच्छा 7 नंबर तक हम लोग का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए आपका 1 से लेकर 7 तक था, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया ना। आप कोई भी 5 बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब सेक्शन बी देखिए। सेक्शन बी क्या है कि चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। चालक का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है ना। चालक का प्रतिरोध पहले भी हम लोग सेट 1 में भी परिभाषित किए थे। यहाँ भी देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध वह गुण है जिसके कारण वह खुद से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। बताए थे आपको कि जैसा इसका नाम है प्रतिरोध, तो ये वही करता है, प्रतिरोध करता है, यानी अवरोध उत्पन्न करता है। किस चीज़ का बहिष्कार करता है, तो भाई जो चालक है उसमें जो करंट बहना है उसी का ये क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। अच्छा अब चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो 3 कारक पर निर्भर करता है। कौन कौन है, एक तो है आपका चालक की लंबाई, दूसरा है आपका चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और तीसरा है चालक की प्रतिरोधकता यानी चालक पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। तो ये तीनों अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो लिखिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 9 और 10 ये देखिए न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल आपको हम समझा के बनाएंगे। तो चलिए हम लोग वापस क्वेश्चन में ही चलते हैं, वहीं पे आपको हम बना करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिए हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है ना कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम प्रतिरोधों के 3 प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध 1 ओम मिले और 11 ओम मिले, ठीक है। तो देखिए प्रतिरोध को जोड़ने का जो ही तरह का जानते हैं, एक होता है समांतर, एक होता है श्रेणी। अगर यहीं से देखिएगा तो 2 + 3 5 5 और 6 11,
डायरेक्ट जोड़ने से 11 मिल रहा है, यानी ये हमको मिलेगा श्रेणी से। तो अगर ये श्रेणी से मिलेगा तो यानी ये समांतर से मिलेगा। बना के दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। तो 9 का आंसर ऐसे लिखिएगा, 9 का उत्तर, ठीक है ना। ए नंबर लिखिएगा, है ना। समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को, ठीक है, को जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही होता है सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा सूत्र से, ठीक है ना। चलिए 1/r, r कितना है, तो r देखिए हमको निकालना है, ठीक है। r1 का मान कितना है, तो 2 है, 3 है और 6 है, तो 2 प्लस 3 प्लस 6। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम तीनों का 6 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर 2 तिया 6 ऊपर में, फिर 3 दूनी 6 और 6 का 6, तो ऊपर भी जोड़ने से कितना आ रहा है, देखिए 6 ही आ रहा है, नीचे भी 6 कट के हो गया 1, यानी आर का मान क्या हो गया आपका 1 ओम। तो 1 ओम मिल गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः समांतर क्रम, ठीक है, में जोड़ने से, ठीक है, प्रतिरोध कितना प्राप्त होता है, प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त होता है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर जो दूसरा क्वेश्चन उसको देखिए, यहाँ पे बना दे रहे हैं, बी नंबर 11 ओम। तो श्रेणी क्रम में जोड़िए, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, दिख रहा है जोड़ने पर हमको मिलेगा 11 ओम, ठीक है। जोड़ने पर 11 ओम प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, इसको आप जोड़ के दिखा दीजिए। क्यों, इसलिए कि R का मान अगर हम लोग ये ले लें R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ओके। तो श्रेणी क्रम में यही होता है ना। श्रेणी क्रम का सूत्र यही है, श्रेणी क्रम में यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि R का मान क्या आ जाएगा, R1 है आपका 2, R2 है 3 और R3 है 6, तो 2 3 5 और 6 11 ओम हो गया। तो यहाँ पे 11 ओम इसलिए हम लिख दिए, ठीक है ना। बहुत आसान है, श्रेणी वाला आपको पहले दिख जाएगा, तो दूसरा वाला आपका समांतर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या बोलता है, वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके N2O बना के दिखाइए, NaCl बना करके दिखाइए और MgO बना के दिखाइए, ठीक है। तो बारी बारी से दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं N2O, ठीक है, N2O का निर्माण। तो आप देखिए N2O में क्या होता है, ये है नाइट्रोजन, ठीक है, और ये है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन हम लोग क्या लेंगे, 2 ठो ले लेंगे, और ऑक्सीजन क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन हम लोग ले लेंगे 1 ठो, ठीक है। तो अब देखिए नाइट्रोजन के पास में कितना होता है, नाइट्रोजन का जो ये है वो है 7, यानी इसका बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है, यानी बाहरी कक्षा में कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो अब इसको आपको यहाँ पे सजा देना है। तो सजाएंगे तो देखिए ये जो हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन वाला किस तरह से सजाया जाएगा, देखिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 5 सजाएंगे, तो 5 में 2 लोन पेयर होता है और 3 ठो ये होता है ना। तो यहाँ पे बंध तो फिर लगता है नहीं बन पाएगा, जो कि स्थानांतरण से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना थोड़ा मिस्टेक है, ये होना चाहिए क्या, Na2O, सुधार लीजिएगा ना, Na2O होगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे Na2O बनाएंगे, हाँ, Na2O बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। देखिए कैसे, तो ले लेते हैं हम लोग Na2O, तो N1 लेंगे, ठीक है। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 11, यानी 2, ठीक है, 8 और 1। तो इसका बाहरी कक्षा में देखिए सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास में है आपका 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर ये दे देगा 1 और ये अगर 1 दे देगा, ठीक है, तो इसका कक्षा पूरा हो जाएगा। और इसका भी बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 1 देने के बाद 2 और 8 बचेगा, यानी जो अक्रिय गैस का, ठीक है, स्टेबिलिटी है वो मिल जाएगा। और इसका भी क्या हो जाएगा, लेने से 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से फिर कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे दिखाइएगा यहाँ से, ठीक है। क्या हो जाएगा कि Na जो है प्लस में बदल गया और Na प्लस में बदल गया, इसलिए कि ये दोनों दिया है, देने से प्लस चार्ज में बदल गया। और ऑक्सीजन जो है मेरा वो क्या हो गया, वो मेरा माइनस चार्ज में आ गया, ठीक है ना।
और चूंकि 2 ठो लिया है तो क्या हो गया, ये 2 माइनस में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ऐसे आप इसको एरो मार्क से दिखाइएगा, चूँकि केमिस्ट्री है तो इसको आप ऐसे कीजिएगा, Na2O बन जाएगा। ठीक है, चूँकि 2 प्लस है 2 माइनस है, मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको दिखाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, NaCl। तो NaCl का निर्माण, तो NaCl में हम लोग जानते हैं फिर से कि सोडियम का हो गया 11 यानी 281 और क्लोरीन का हो गया 17 यानी 287। ठीक है, तो देखिए ये अपना अगर एक ठो दे देगा तो जाहिर सी बात है इसका 2 8 बचेगा, ये भी 2 8 8 हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम का ऐसे दिखा दीजिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, और क्लोरीन का कितना, क्लोरीन का 7। ठीक है, अगर ये इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा Na प्लस और Cl माइनस, और फिर आपका ये क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, फिर है आपका MgO। तो फिर MgO का ऐसे लिखिएगा, MgO का निर्माण। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं MgO में कि Mg में कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन में कितना होता है, फिर से 8 होता है। तो ये हो गया आपका 2 8 और 2, इसका कितना हो गया, इसका हो गया आपका 2 और 6। ठीक है, तो अब हम लोग Mg का जो बाहरी 2 इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन में है आपका 6 इलेक्ट्रॉन बाहर में ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। ठीक है, दे देगा तो क्या होगा, तो ये आपका बदल जाएगा Mg2 प्लस में, और ये बदल जाएगा O2 माइनस में, यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारा MgO बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देखिए, अगला क्वेश्चन है संयोजन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसको बताना है और इसका उदाहरण देना है। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसका उत्तर ऐसे लिखा जाएगा 11 नंबर का, क्या है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, लिखिएगा। ठीक है, करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर से मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, तो ये दोनों आपस में मिल गया, संयोजित हो गया। नाम से ही क्लियर है, संयोजित हो जाना यानी जुड़ जाना। ठीक है, अच्छा, फिर प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें मतलब हाइड्रोकार्बन के अलावा भी कोई हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, दिख रहा है प्रतिस्थापित, यानी एक को हटा के दूसरा आ जाएगा ना, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे देखिए आप मीथेन को वाटर से कीजिएगा तो इसमें क्या है, इसमें आप देखिएगा कि जो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, मीथेन आप देखिएगा ऐसा मीथेन हो गया। ठीक है, अब मीथेन जब वाटर से रिएक्शन करेगा यानी H प्लस और OH माइनस से, तो क्या होगा, ये जो है आपका H हट जाएगा। ठीक है, और OH माइनस उसके जगह पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3, ये तो बचेगा, OH आ जाएगा, आपस में मिल करके H2 बना देगा। ठीक है, तो ये होता है प्रतिस्थापन, ये यहाँ चला आया, वो वहाँ चला आया। ठीक है ना, तो ये आसान सा जो है केमिकल रिएक्शन है, इसको ऐसे कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहीं पे खाद्य जाल क्या होता है, उदाहरण के द्वारा समझाना है। खाद्य जाल यानी खाने पीने का जाल बनेगा ना, तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, जैसे घास टिड्डों के द्वारा भी खाया जाता है, और खरगोश और बकरियां आदि के द्वारा भी, और फिर इस शाकाहारी जीवों को एक से अधिक मांसाहारी जीव भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जाल बना हुआ है कि जैसे मान लीजिए घास है, ठीक है, तो घास क्या है, टिड्डी भी खा रही है, ठीक है ना, और क्या है, तो उसको कोई खरगोश भी खा रहा है। ठीक है, तो टिड्डी भी खा रही है और खरगोश भी खा रहा है। ठीक है, तो अब ये टिड्डी और खरगोश, ठीक है, तो अब देखिए खरगोश भी खाता है, बकरी भी खाती है। ठीक है ना, लेकिन अब आप देखिएगा कि इसके बाद क्या होता है कि टिड्डी को कोई और मांसाहारी जीव खा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी इसको मार के खा गया, फिर खरगोश को या तो कुत्ता खा गया या तो शेर खा गया। ठीक है, तो फिर बकरी को भी जो है कुत्ता मार देता है या शेर मार देता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है कि ये पूरा एक जाल बना हुआ है कि वो इसको खा रहा है तो इसको कोई और खा रहा है उसको ये। ठीक है, तो ये इसी जाल को क्या बोलते हैं, खाद्य जाल, खाने पीने का जाल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसे 3 तरीके बताइए जो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ, ठीक है, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मतलब आपको ऐसा 3 तरीका बताना है या ऐसा 3 आपको घटना बताना है जिसमें क्या होता है, जो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ जो कि
पर्यावरण को प्रदूषित करता है, परेशान करता है पर्यावरण को, तो उसका बताना है तरीका। तो देखिए पहला तरीका है यहाँ पे कि जो अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का अपघटन नहीं होने के कारण यह मिट्टी में मिलकर मिट्टी को खराब कर देते हैं। देखिए प्लास्टिक गड़ जाता है ज़मीन में और सड़ता गलता नहीं है, तो वहाँ पर का मिट्टी भी खराब हो जाता है, ठीक है, कोई काम का नहीं रहता है। फिर दूसरा है इनको जलाने पर वायु प्रदूषण होता है, सही बात है ना। जो भी इस तरह का जो चीज़ सड़ने गलने वाला नहीं है वो बहुत ज़्यादा महकेगा, बहुत गैस निकलेगा हानिकारक, और यह खाद्य श्रृंखला में मिलकर हमें क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में मिल गया खाने पीने का सामान में तो वो अब बीमारी पैदा करेगा, ठीक है ना, ओके। या मान ली मछली खा गई है, मछली बीमार पड़ गई है, उसको आप खाइएगा तो आप बीमार पड़ जाइएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जीवाश्म क्या है, यह विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। पहले भी देखिए सेट 1 में आया था, तो फिर से देखिए रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है, तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जीवाश्म क्या होता है, कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं क्या, लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष, यानी हड्डी, उन लोगों का कंकाल, ठीक है, चट्टानों पत्थरों पर पैर के निशान, मिट्टी के बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं, ठीक है ना। यह विकास प्रक्रम के विषय में यह दर्शाते हैं कि ऐसी कौन से जानवर या जीव थे जो कभी इस पृथ्वी में पाए जाते थे परंतु अब वो लुप्त हो गए। तो जीवाश्म से क्या पता चलता है, हमको पुराना कहानी पता चलता है ना कि भाई ऐसे ऐसे लोग भी रहते थे या ऐसा ऐसा जानवर भी रहता था, इतना बड़ा इतना खतरनाक, तो पहले रहता था अब नहीं रह रहा है। तो जीवाश्म से ही सब पता चलता है, ठीक है। इसको आप कॉमन सेंस से खुद से भी बना करके चाहे तो इससे भी अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है, अपने से भी आप प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो सेक्शन बी है वो भी पूरा हो गया, ठीक है। तो सेक्शन बी में भी 7 क्वेश्चन में आपको 5 ही करना था, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग ना 80 पूरा 40/40 का तैयारी कर रहे हैं, तो सारा मॉडल सेट को आपको गंभीरता से लेना है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है और एग्जाम में आ करके रहेगा, ठीक है। मेरा गेस है कि 90% तक क्वेश्चन इसी से आएगा, 1-2 क्वेश्चन भले इधर उधर से आ जाए, बल्कि 100% पूरा क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। अभी कोरोना के चलते बंदी भी हुआ ना, तो आप लोग को इसका फायदा होगा, ठीक है। तो पूरा तैयारी कीजिए जम करके, हाँ। और नीचे आप देखिएगा जो यहाँ पे यूट्यूब आप देखते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, डिस्क्रिप्शन रहता है ना, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आप देखिएगा कि हम लिंक डाल देंगे, ठीक है, कि आपको पूरा जो पढ़ना है मॉडल सेट, है ना। तो सारा मॉडल सेट का तैयारी कर लीजिएगा। एक तो मॉडल सेट जो हम लोग नवंबर में पढ़े थे, ठीक है, 5 टर्म 1 के लिए, क्योंकि उसका भी एग्जाम होगा अभी साथ में, ठीक है। और अभी जो हम लोग टर्म 2 का पढ़ रहे हैं, तो हम सब सेट का लिंक सब भी वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। इस वीडियो में भी होगा लिंक, इसको वीडियो को पूरा करने के बाद लिंक पे जाकर देखिएगा। और जितना वीडियो होगा ना वो प्ले लिस्ट में, वो आपको प्ले लिस्ट का लिंक डालेंगे, वो प्ले लिस्ट में जाकर के खोलिएगा, जितना वीडियो होगा सबको बारी बारी से देख लीजिएगा, तो ठीक है। हम लोग का जो 40/40 का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ हम ही पढ़ें, शेयर करने से क्या होता है कि ज्ञान बढ़ता है। चूँकि मान लीजिए आपसे कुछ मिस्टेक हुआ और वो देख लेगा तो वो फिर बता सकता है, ठीक है ना। कुछ अगर गलती है तो वो बताएगा, तो हो सकता है उसको सुधार कर दिया जाए। तो शेयर करना चाहिए, ठीक है। इससे जो है नॉलेज बढ़ता है, हाँ। और अगर आप इसको ऐसे ही देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो करके रखिए, इसलिए कि वीडियो कंटेंट आता रहता है। और अभी तक नहीं बल्कि पूरा आप जब तक पढ़ते रहेंगे, कुछ भी तैयारी कीजिए, बैंक का, रेलवे का या मैथ कोई भी पढ़िए, इसमें सब कुछ है, ठीक है। आइए अब सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन सी देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, अच्छा इसमें भी हमको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि विद्युत जनरेटर क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके निर्माण और कार्य प्रणाली का वर्णन करें, ठीक है। तो देखिए विद्युत जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जब किसी चालक को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख कर घुमाया जाता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं ना, विद्युत मोटर का उल्टा होता है। मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलते हैं, और जनरेटर में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलते हैं। यानी कुछ आप मेहनत किए, यांत्रिक ऊर्जा लगाए, ठीक है, अब उससे आपको क्या मिलने लगा, विद्युत ऊर्जा मिलने लगा, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले देखिए इसका पहले चित्र बनाइएगा, साफ एग्जाम में जैसे हम बनाए हैं ना, इस चित्र को स्क्रीनशॉट करके ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा क्या है, एक आयताकार कुंडली है ABCD, ठीक है। और ये कैसे घूमेगा, तो देखिए है ना, ये 2 यहाँ पे आगे में लगा हुआ है विलय, विभक्त विलय है ये, ठीक है।
और दोनों का अंदरूनी पार्ट में कार्बन ब्रुश लगा हुआ है। ठीक है, ये कार्बन ब्रुश से हम लोग जोड़े हैं एक प्रतिरोध को, ताकि हमको यहाँ से पता चले कि इसमें कितना धारा बह रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि इसको इन दोनों के सहायता से इसको घुमाएंगे मेहनत करके, तो जैसे ही ये घूमने लगेगा ना, देखिए ये ऊपर घूमेगा, ऊपरी घुमाव है, तो ये नीचे घूमेगा, यानी ये ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये नीचे घूमेगा, ये ऊपर घूमेगा। और चुंबकीय क्षेत्र मेरा देखिए इस तरह से है, ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है। ठीक है, ये ठीक है, तो और ये पूरा कुंडली है, और ये देखिए ऐसे घूमेगा, हम दिखा रहे हैं। जैसे ही ये ऐसे घूमना, जैसे ही होगा क्या कि आप इसको घुमाइएगा, तो घुमाने से क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बड़ा चुंबक लगा हुआ है, तो बड़ा चुंबक से क्या हो रहा है, हमेशा आपका चुंबकीय क्षेत्र पर जो है चुंबकीय बल रेखा गुजर रही है। ठीक है ना, तो चुंबकीय बल रेखा गुजर रही है, तो जैसे ही ये घूमेगा तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल इसके अंदर बदलता जाएगा। अभी ऐसे है, एकदम खड़ा हो जाएगा, फिर झुक जाएगा, एकदम स्पीड में घूमेगा, तो क्या होगा, बल रेखा जो है जो इससे गुजर रही है उसमें परिवर्तन आएगा, कभी ज़्यादा गुजरेगा, कभी कम गुजरेगा, क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, तो फिर क्या कहना है ना, तो यहाँ पे जो एक धारा प्रेरित होगी, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, फैराडे का नियम में। ठीक है, फैराडे क्या कहते हैं कि एक ऐसा करने से क्या होता है, एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगा, इसमें एक करंट बहने लगेगा, तो उसी से हमको करंट मिलता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं उसको। तो आइए देखिए, यहाँ पे वही बात हम पूरा लिखे हैं। तो देखिए निर्माण पहले देख लीजिए कैसा है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, इसमें एक आयताकार कुंडली ABCD को विशाल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। ठीक है, कुंडली को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि यह अपने अक्ष के चारों ओर पूरा चक्कर लगाते हुए ठीक से घूम सके। इसे घुमाने के लिए दो विलयों S1 तथा S2 से जोड़ा जाता है। इन विलयों का भीतरी भाग B1 तथा B2 चालक ब्रुशों से जुड़े होते हैं। दोनों ब्रुशों के बाहरी सिरे परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसका फोटो खींचिएगा ना, स्क्रीनशॉट, तो जूम करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है। अब देखिए ना, जनरेटर पुराना जमाना वाला, कितना लोग हाथ से गोल 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 मेहनत करता है तो घूम जाता है, फिर घूमने लगा। ठीक है, तो घुमा दिए आप कुंडली को, तो जब कुंडली की भुजा AD तथा BC क्रमशः ऊपर तथा नीचे की ओर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं, जैसा आपको हम बताया। ठीक है, ऊपर में क्या है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, और हमेशा वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में है, यानी हमेशा उसमें से लाइन सेम पास हो रहा है, लेकिन इसका एरिया बदलेगा। ठीक है, तो कुंडली का क्षेत्रफल बदलने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यही फ्लक्स कहलाता है ना। वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता है उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, कि कितना लाइन जो है, कितना लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो गुजर रहा है। ठीक है, तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने का कारण बनता है। ये जो घूमता है, तो इसी की वजह से ये जो परिवर्तन होता है, तो ये क्या होता है, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने का कारण बनता है। इसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है उस पर कार्य करता है। ये तो हम ऊपर में आपको लिख ही दिए हैं। ठीक है, तो साफ साफ लिखिएगा इसको एग्जाम में, कोशिश करके एकदम सुंदर सुंदर। ठीक है, हम तो थोड़ा जल्दी में लिखे हैं, तो आप इसको और अच्छा लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आइए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल आपको बना के समझाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे R1 और R2 दो प्रतिरोध है, और दोनों आपको बिल्कुल दिख रहा है, तो देखने ही से लग रहा है कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, और इसको 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो बोलता है परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पहला नंबर बनाएंगे ऐसे। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा बोलिए, तो यहाँ पे चूंकि श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना, R1 प्लस R2। R1 कितना है, R1 का मान देखिएगा तो 4 है, और R2 का मान 20 है, जोड़ देने से कितना आ जाएगा, 24 ओम आ जाएगा। आंसर हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। बी नंबर बोलता है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो क्या होता है, धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर V बटा का R। ठीक है, V का मान कितना दिया है, 6 दिया है, और R का मान कितना आ गया, 24। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिएगा तो आ जाएगा 1 बटा का 4 एम्पियर, चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.25 एम्पियर। ठीक है, हो गया। अच्छा, तीसरा नंबर क्या है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत, अच्छा
प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में। तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, दोनों में समान धारा बहता है, समान धारा बहता है ना, ठीक है। अच्छा, परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा निकालना है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, सब में समान धारा बहता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, क्या, चूंकि श्रेणी क्रम में, ठीक है, प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। धारा बदलता नहीं है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो समान धारा प्रवाहित होती है तो क्या होगा, इसलिए दोनों प्रतिरोध से इतना ही बहेगा, ठीक है। अतः है ना, दोनों जो प्रतिरोध है आपका, दोनों प्रतिरोधों यानी क्या, यानी आपका 4 ओम तथा 20 ओम से क्या होगा, समान धारा कितना, जो हम लोग निकाले थे 0.25 एम्पियर प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इस तरीके से निकालिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 17 क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो 17 नंबर में है कि साबुन की सफाई की क्रियाविधि समझाइए, ठीक है। साबुन की सफाई की क्रियाविधि, ठीक है। तो ये आपको आइए समझाते हैं कि साबुन हमारा किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं कि साबुन की सफाई की क्रियाविधि क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, इसको हम, ठीक है, यहाँ पे चलिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हल्का सा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका उत्तर देखिए, ठीक है। उत्तर ऐसे लिखना है कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले, ठीक है, वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा छोटी आयनिक सिरा, ठीक है। अच्छा, उदाहरण के लिए देखिए, ये आप देख रहे हैं कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड है, इसमें, ठीक है, इसमें से जो टूटता है आयन, तो देखिए वो ऐसे टूटता है COO- और Na+, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इधर दिखाते हैं आपको, ये ऐसे टूटेगा, COO- में टूटेगा और Na आपका प्लस में टूटेगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये क्या होता है, ये आपका टूटता जाता है, एक जाल बनते जाता है, ठीक है। इसमें ये जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो ऐसा जो पूंछ बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ। क्या बोलते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है इसमें, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पूंछ, ठीक है। और इसका जो इधर जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जैसे इधर जो ये जाएगा तो ये होता है आपका, ठीक है, एक तो जैसे ये जो है, तो इधर आपका ये जल विरागी सिरा होता है, जल विरागी सिरा, ठीक है। और जो सबसे नीचे ये जो चीज़ है जो फैलता है, तो ये क्या है, ये आपका जल रागी सिरा कहलाता है, जल रागी सिरा। तो चाहे तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, जब पानी में साबुन घोला जाता है तो जल रागी सिरा जल में घुलनशील, मतलब ये जो है, ये क्या होता है, ये वाला हिस्सा जल में घुलने लगता है, ठीक है। और जल विरागी सिरा जल में अघुलनशील परंतु तैलीय, मैल, वसा इत्यादि में घुलनशील होते हैं। ये तो जल विरागी है, ये नीचे बैठ जाता है, ठीक है, जहाँ पे गंदगी है, तेल है, ये सब है, सतह पे बैठ जाता है। और ये जो है, जो जल रागी सिरा है, वो क्या है, वो आपका घुल जाता है पानी में, ठीक है। किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है, ठीक है, जैसा कि आपको ऊपर फोटो में भी दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हम लोग यहाँ पे पूरा करेंगे कि ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, ठीक है, जैसे ऊपर में दिखाए हैं, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होते हैं, ठीक है। जो जल विरागी पूंछ है वो गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होते हैं, जबकि उसका आयनिक सिरा
गुच्छों की सतह पर होता है, ठीक है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये पूरा जो है गुच्छा गुच्छा में ये क्या होता है, फैल जाता है ना। अच्छा, अब देखिए, तो ये मिसेल हो गया। मिसेल हम लोग पहले भी पढ़े थे। तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। जो भी तैलीय है वो आपका क्या होता है, इसे केंद्र में एकत्र हो जाता है, ठीक है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वह अवक्षेपित नहीं होता। अतः मिसेल में तैरता मैल रगड़कर या डंडे से पीटकर आसानी से हटाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हाथ से रगड़ करके या इसको डंडे से पीट पीट के, जैसा आप देखें धोबी लोग करता है, तो करके आप इसे साबुन से इस तरह से साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बोलता है स्पीसीज से आप क्या समझते हैं और वह कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक है, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर ऐसे लिखिएगा, ऐसे जीवों का समूह जिनमें आधारभूत विशेषताएं समान होती हैं तथा जो आपस में लैंगिक जनन कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी आपस में जनन करके नए पैदा कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। बी नंबर का उत्तर, वे कारक जो नई स्पीसीज के जन्म में सहायक हैं वो कौन कौन सा कारक है। नंबर 1 शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन, दूसरा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, तीसरा विभिन्नताएं जिसमें जनन की क्षमता ना हो, चौथा अनुमानसिक विचलन व प्राकृतिक वर्ण, ठीक है। तो बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया था सेट में, तो ये रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद कर लेना है। क्या है, जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय पदार्थ में अंतर बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या अंतर हो सकता है, तो देखिए इसका अंतर देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसका अंतर यहाँ पे होगा हमारे पास में, ठीक है। देखिए ये है, देखिए जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, ठीक है। देखिए ये वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, जैसे गोबर, माने हानि रहित यानी जिससे नुकसान नहीं होगा उसमें ये टूट जाएगा और ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जबकि अजैव में वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता और वो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे DDT है, प्लास्टिक है, ये सब, ठीक है ना। दूसरा ये है कि ये पदार्थ जीवाणुओं बैक्टीरियाओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी इसको कीड़ा मकोड़ा खा जाता है और ये मट्टी में मिल जाता है, तो इस तरह से ये जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको खराब नहीं करता है, बैलेंस रखता है, ठीक है ना। जबकि ये क्या है, बैक्टीरिया हो गया या जीवाणु द्वारा नहीं टूटता है, प्लास्टिक हो गया है ना, सड़ता भी नहीं है और बहुत इससे हानिकारक गैस निकलता है जो हमको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग का ये भी सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको उत्तर देना है, ठीक है, और खुद से भी प्रयास करना है, करते रहने का। तो आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सारा मॉडल सेट कर लीजिएगा, टर्म 1 का भी और टर्म 2 का भी, दोनों का हम लिंक डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर के सारा वीडियो देख लीजिए। गणित का भी देखना है आपको पूरा और आपको विज्ञान का भी देखना है, ठीक है। तो अगर ये दोनों पेपर अच्छा हो गया तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा, और एक बार मैट्रिक बहुत अच्छा हो गया तो आगे सब कुछ आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। लाइफ जिंगल आला हो जाएगा, तो मेहनत करने से मत कतराइए। करीबन 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना बाद एग्जाम होगा, सबको रट जाइए बढ़िया से, पूरा आपका 100% आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब का जो बटन है ना उसको जरूर दबाइएगा अगर आप नए हैं तो, ठीक है। इसलिए कि जो भी हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा, फिर आप वहाँ से देखिएगा, तो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए यहाँ से फिर ढूंढना भी आसान होता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।